मैंने अपनी पसंद से अपने ऑफिस के मालिक से शादी कर ली। वो मुझे अपनी हवेली में ले गया और मेरी हर बात मानता। मैं तो जन्नत में रह रही थी, मगर मेरी सास मुझे देखकर घबरा जाती और कहती, बेवकूफ लड़की, क्यों अपनी मौत को दावत दे रही है, भाग जा यहाँ से। एक दिन शोहर को सास की बातें बता दी। अगली सुबह उठी तो सास घर में नहीं थी। शोहर ने कहा वो अपनी बहन के घर गई हैं। मुझे दाल में कुछ काला लगा। शोहर के जाने के बाद सास के कमरे में जाकर तलाशी लेने लगी, मगर उस वक्त मेरा कलेजा फट गया जब बेड के नीचे से मेरा नाम समरा है। घर के हालात से तंग आकर मुझे नौकरी करने की जरूरत पेश आई। क्योंकि मेरी तालीम अच्छी थी, इसलिए मुझे किसी भी अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल सकती थी। मुझे हमेशा से पढ़ाई का शौक था और मैंने अपने शौक को बहुत मेहनत से पूरा किया था। हम लोग गरीब लोग थे। खानदान में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था जितना कि मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाया था। इसकी वजह ये थी कि मेरे अब्बा पढ़ाई के मामले में कभी भी ऐसी सोच नहीं रखते थे कि लड़कियों की तालीम नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो हमेशा उसकी हिमायत करते थे कि लड़कियों को तालीम दिलवानी चाहिए। उनकी यही बात और यही सोच मेरे लिए बहुत अच्छी और फायदेमंद साबित हुई थी कि उन्होंने मुझे कभी पढ़ाई से रोका नहीं था। जबकि हमारे रिश्तेदारों का ये कहना होता था कि लड़की को पढ़ाकर उन्होंने क्या करना है, फजूल में वो अपना पैसा जाया कर रहे हैं। एक ना एक दिन तो बेटी को ब्याह कर अगले घर चले जाना होता है। ऐसे में उस पर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत। मेरी फुफ्फो का तो अब्बा को हमेशा से यही मशवरा होता था कि वो जल्द अज जल्द मेरी शादी कर दें, लेकिन मुझे अभी शादी बिल्कुल नहीं करनी थी। इससे पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। उसके बाद ही मैं शादी के बारे में कुछ सोच सकती थी। हम दो बहन भाई थे। मुझसे छोटा मेरा एक भाई था। मेरा भाई मुझसे काफी साल छोटा था। वो स्कूल जाया करता था। ऐसे में मेरे अब्बा घर में अकेले कमाने वाले थे, जबकि मैं उनका सहारा बनना चाहती थी। भाई अभी छोटा था, इसलिए वो बाबा के काम में हाथ नहीं बटा सकता था। इसलिए मैंने यही इरादा किया था कि जब तक मेरा भाई बड़ा नहीं होगा, मैं अपने अब्बा का हाथ बटाऊंगी और इस घर को चलाने में उनकी मदद करूंगी। क्योंकि मेरे अब्बा ने हमेशा से बहुत मेहनत की थी। उनकी मेहनत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। वो ना दिन देखते थे और ना ही रात देखते थे। हमारे लिए बहुत मेहनत करते थे। उन्होंने बहुत मेहनत से हक हलाल की रोजी कमा कर हम दोनों बहन भाइयों को पाला था। मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरी इतनी ज्यादा फीस भी अदा करते थे ताकि मैं पढ़ लिख जाऊं और मेरा शौक पूरा हो जाए। तो अब्बा ने कभी भी मुझे इस मकसद के लिए नहीं पढ़ाया था कि बाद में मैं उनको कमा कर दूं। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा शौक पूरा करना चाहते थे। अब्बा अक्सर कहते थे वो अपने बच्चों के लिए हर चीज करना चाहते हैं जिसमें हमारी खुशी हो। जिस हद तक उनसे मुमकिन होता था वो हमारी खुशी के लिए सब कुछ करते। हमें उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही थी, जबकि अम्मा भी सारे मामले में उनका भरपूर साथ देती। मेरी अम्मा जहाँ एक बहुत अच्छी माँ साबित हुई थी, वहाँ वो एक बहुत अच्छी बीवी भी साबित हुई थी। वो हमारे अब्बा का हर कदम पर साथ देती। हर मुश्किल और आसानी उन्होंने एक साथ गुजारी थी। यही वजह थी कि उन दोनों में बहुत मोहब्बत थी। जब माँ मुझसे इसका जिक्र करती, मैं सोचती काश मेरा हम सफर भी वैसा ही हो जैसे मेरे अब्बा हर रिश्ते को अच्छे तरीके से निभाना जानते थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि किसका उन पर कितना हक है और उन्हें वो हक किस तरह अदा करना है। हम अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन फिर जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि जिसने सारी चीजें दरहम बरहम कर दी। मेरी पढ़ाई जो कि पूरी हो चुकी थी, ऐसे में मेरे अब्बा ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था और मैंने भी उनकी इस बात पर ज्यादा एहतजाज नहीं किया था। उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जल्द अपने घर की हो जाए। अपने बाप की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी थी, जबकि मैं काम करके उनका हाथ बटाना चाहती थी। लेकिन उनका कहना था कि अगर मैं शादी कर लूंगी तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ तो इस तरह मैं उनकी मदद कर सकती हूँ कि मैं उन्हें उनका फर्ज अदा करने दूं। अब्बा की तसल्ली और खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी थी कि उन्होंने सारी जिंदगी मेरी खुशी का ख्याल रखा था। ऐसे में ऐसा मुमकिन नहीं था कि मैं इनकार कर पाती।
फुप्पो ने मेरा रिश्ता मांगा था और अब्बा ने हाँ कर दी थी। मुझे फुप्पो से कोई खास उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जबकि ये अब्बा का फैसला था तो मैं खामोश रही थी। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मेरे अब्बा ने मेरे लिए वो हर चीज खरीदी कि कोई भी बाप अपनी बेटी को देने का सोचता है और पूरी कोशिश करता है। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, मगर बदकिस्मती से शादी के एक हफ्ते पहले ही मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो काफी बुरी तरह जख्मी हुए थे। वो अस्पताल में थे, जिसकी वजह से शादी रोकना पड़ी थी। उनके इलाज के लिए अच्छी खासी रकम की जरूरत थी। उनकी दोनों टांगे बुरी तरह मुतासिर हुई थीं। उनके इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए थी, जबकि हमारे पास इतनी रकम मौजूद नहीं थी। ऐसे में मैंने अपनी सारी कीमती चीजें बेच दी थी, जो अप्पा ने बड़े प्यार और मेहनत से मेरे लिए खरीदी थी। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरे बाबा की जिंदगी थी और उसके लिए मैं कोई भी कीमत अदा करने को तैयार थी। इसलिए सारी कीमती चीजें बेचकर उनका इलाज करवाना शुरू किया था। मेरे अब्बा बिस्तर पर मौजूद थे, जबकि उनका फिर भी यही कहना था कि वो अपनी जिंदगी में अपनी बेटी का फर्ज अदा करना चाहते हैं। उन्होंने मेरी फुप्पो से यही कहा था कि वो सादगी से निकाह पढ़वा कर मुझे अपने घर ले जाएं, जबकि फुप्पो को जब इस बात का इल्म हुआ कि मैंने सारा कीमती सामान और जेवर बेच दिया है, तो शादी से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो अपने बेटे की शादी अभी नहीं करना चाहती। मैं जानती थी कि क्या वजह थी कि वो इनकार क्यों कर रही हैं। असल में उनको मुझसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें बस पैसों और चीजों में दिलचस्पी थी जो अब्बा मुझे शादी के वक्त देने वाले थे। और जब उनको ये मालूम हुआ कि वो सारी चीजें मैंने अब्बा के इलाज की खातिर बेच दी हैं, तो अब शादी का कोई और मकसद और जवाब बाकी नहीं रहा था। शुरू में तो फुप्पो अब्बा को टालती रही कि वो अभी शादी नहीं कर सकती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। अपने बेटे की शादी किसी और अमीर घराने में कर दी थी। ऐसे में हमारे घर के हालात वक्त गुजरने के साथ साथ और खराब होने लगे थे और अब्बा के इलाज के लिए भी पैसों की जरूरत थी और अब मुझे नौकरी करनी थी, उसकी जरूरत भी थी। मेरे पास नौकरी करने की वजह भी थी, इसलिए मैंने नौकरी तलाश करना शुरू कर दी थी। नौकरी मिलने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा था और किसी अच्छी कंपनी में मुझे अच्छी नौकरी मिल गई थी। मुझे अच्छी तनख्वाह मिलती थी, जिससे हमारे घर के खर्चे पूरे हो जाते थे। अब्बा का इलाज भी चल रहा था। मैं 2 साल से दफ्तर में नौकरी कर रही थी। मैं अपना सारा काम पूरी ईमानदारी से करती थी। कभी मेरे काम में कोई गलती ना हुई। मेरा मालिक मेरे काम से बहुत खुश था और फिर एक दिन उसने ऐसी बात की जिसने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया था। मेरे मालिक ने मुझे शादी की ऑफर के साथ साथ ये भी कहा कि वो मेरे अब्बा की सारी जिम्मेदारी और मेरे घर की सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। मुझे और क्या चाहिए था। ये सारी बातें सुनते ही तो मैं फौरन मान गई और शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने अम्मा से भी इस बारे में मशवरा किया तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूं, क्योंकि जितनी मेरी तनख्वाह थी इसमें हमारे सारे खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे होते थे। ऐसे में मैं दूसरी कोई और नौकरी नहीं कर सकती थी। एक साथ 2 नौकरियां करना कोई आसान बात नहीं थी। मेरे मालिक ने मुझसे तो ये कहा था कि मेरे अब्बा का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाएंगे और हमारे घर का खर्चा उठाएंगे। ऐसे में मुझे और क्या चाहिए था। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और बहुत जल्द ही शादी करके मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। मैंने यही सोचा था कि मैं उनके दफ्तर में वैसे ही काम करती रहूंगी, ताकि उनको ये ना लगे कि शायद मैंने उनके पैसे की खातिर उनसे शादी की है। मैं अपनी मेहनत पूरी करूंगी और कोशिश करूंगी कि अपनी अम्मा और भाई का खर्चा खुद उठा सकूं। शादी करके वो मुझे अपने घर ले आए। उनका घर बहुत बड़ा और हसीन था। मैं तो उसको देखकर हैरान रह गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े घर में मेरी शादी हो सकती है। कुछ तो मैंने अपने घर और अपने घर के हालात की मजबूरी से तंग आकर शादी की थी और कुछ मैं अपनी फुप्पो को दिखाना चाहती थी कि अगर उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता नहीं लिया तो मैंने भी उनके बेटे से अच्छे इंसान से शादी की थी। उसके मुकाबले में मेरी फुप्पो का घर तो कुछ भी नहीं था। शादी पे हमने उनको बुलाया था, जबकि शादी के वक्त महंगे महंगे तोहफे और मेरा इतना अमीर ससुराल देखकर वो चौंक गई थी। उस वक्त उनके चेहरे पर जो मैंने नागवारी और जलन देखी थी, उससे मुझे बहुत सुकून मिल गया था।
انہوں نے مشکل حالات میں میرا ساتھ چھوڑا تھا، جبکہ آج ان سے بہتر گھرانے میں میری شادی ہو گئی تھی۔ پھپھو تو دیکھتی رہ گئی تھی، ان کو یقین نہیں تھا کہ میرا کبھی اتنے بڑے اور اچھے گھر میں رشتہ ہو سکتا ہے۔ جس وقت انہوں نے میرا رشتہ ٹھکرایا تھا، جب ان کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ میں نوکری کرنے لگی ہوں، تو اسی وقت وہ پچھتانے لگی تھیں کہ اگر میں رشتہ لے لیتی تو آج ان کے گھر کے حالات بھی بدل جاتے، میں کما کر دیتی۔ ایسے میں انہیں اور کیا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری تھی، جبکہ جس جگہ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا تھا وہ لوگ تھوڑے سے امیر تو تھے، لیکن اتنا ہی ان کا غرور اور تکبر تھا۔ شادی کے 2 مہینے میں ہی انہوں نے میری پھپھو کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ ان کو ان کی اوقات یاد آ رہی تھی۔ ان کی بہو سننے میں آتا تھا کہ آئے دن پھپھو کی بے عزتی کرتی تھی، اور پھر اپنی شادی سے 2 دن پہلے مجھے یہ خبر ملی کہ وہ اپنے شوہر کو لے کر اپنے گھر رہنے لگ گئی ہے، جبکہ میری پھپھو پیسے کی لالچ میں بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ میری شادی کو کچھ دن گزرے تھے، میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کی بھی کافی فکر کرتا تھا۔ میں اس بات سے مطمئن تھی کہ ہم سب لوگوں کو کسی کا سہارا مل گیا تھا۔ میرے بابا کا اچھے اسپتال میں علاج شروع ہوا تھا، جس سے امید کی کرن نظر آئی تھی کہ وہ بہت جلد اپنے پیروں پر دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر جب ابا اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے تو مجھے اپنے شوہر کا احسان لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے ابا میری ماں اور بھائی کے اخراجات اچھی طرح سے اٹھا سکتے تھے۔ میرے ابا بہت خوددار تھے، انہوں نے آج تک کبھی کسی سے مالی مدد نہیں لی تھی۔ وہ بہت محنت کرتے تھے اور سب کام کرتے تھے۔ انہوں نے آج تک نہ کسی سے قرض لیا تھا، اور اگر کبھی ضرورت پڑنے پر لے لیتے تو کچھ عرصے میں وہ واپس کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ان کی اس معاملے میں بہت تعریف کرتے کہ میرے ابا ایک بہت ہی ایماندار اور اچھے انسان ہیں۔ شروع میں تو ان کے دوست اور محلے داروں نے بھی بہت مدد کی تھی، لیکن وہ غریب لوگ تھے، زیادہ مدد نہ کر پائے۔ میرے ابا کو اچھے علاج کی ضرورت تھی، اور اچھے علاج کے لیے اچھے پیسوں کی ضرورت تھی، جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں تھے۔ ایسے میں مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے مالک سے شادی کر کے اس کا احسان لینا پڑا تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی بھی مجھ پر احسان نہیں جتایا تھا، اور نہ ہی اس بات کو ظاہر کیا کہ وہ ہم سب کے خرچے اٹھا رہا ہے۔ میں نے ان جیسا انسان اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا، جہاں پر اپنے بہت قریبی رشتے بدل جاتے ہیں، جیسا کہ میری پھپھو۔ وہاں پر کوئی بیگانہ کب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو سہارا دیتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی ایسا ہو تو ہم اس انسان کو فرشتہ ماننے لگتے ہیں۔ میں بھی اپنے شوہر کو فرشتہ سمجھنے لگی تھی اور دل سے اس کی عزت کیا کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ زندگی میں سارے دکھ ختم ہو گئے ہیں، زندگی پہلے کی طرح پرسکون اور مطمئن ہو گئی ہے۔ میں یہ ساری سوچ رہی تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی میری ساس نے مجھے یہ کہنا شروع کیا کہ بیٹی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ان کے اس طرح کہنے پر میں کافی حیران ہوتی تھی۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارا کرتی تھیں۔ بہت کم ہوا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر گھر میں دکھائی دیتی تھیں۔ میں جب بھی ان کے سامنے جاتی تو وہ مجھے یہ بات کہتی تھیں کہ بیٹی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ جہاں ان کی یہ بات مجھے پریشان کرتی تھی، وہاں پر مجھے خوف میں بھی مبتلا کرتی کہ میرے شوہر کی ماں مجھے اس طرح کیوں کہتی تھی۔ جب میں اس بارے میں کچھ پوچھتی تو وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور مجھ سے یہی کہتی کہ انہوں نے جو مجھ سے کہا ہے میں وہی کروں۔ جبکہ ایک چیز گھر میں نے اور دیکھی تھی، وہ یہ تھی کہ گھر کے ملازم اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ میں جب بھی ان سے کچھ بھی پوچھتی تو مجھے کسی بات کا جواب نہ دیتے، کام کے علاوہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ میں گھر کے بارے میں یا پھر اپنی ساس کے بارے میں کچھ بھی ان سے پوچھتی تو یہی کہتے تھے کہ انہیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، وہ یہاں پر نئے ہیں۔ ان ساری باتوں میں ایک بات جو حیران کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ میرا شوہر جو مجھ سے محبت کرتا تھا وہ اتنا ہمدرد انسان تھا کہ میرے گھر والوں کی فکر بھی اسے تھی، لیکن اپنی ماں سے بہت دور تھا۔ وہ کبھی بھی دفتر سے آ کر اپنی ماں سے ملنے کمرے میں نہیں جاتا تھا، اور نہ ہی کبھی اس نے اپنی ماں کا ذکر میرے سامنے کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس چیز سے واقف ہی نہیں ہے کہ اس کی ماں اس گھر میں موجود ہے۔ نہ وہ دونوں کبھی آپس میں ملتے تھے، نہ ہی بات کرتے تھے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ ایک گھر میں صرف 2 لوگ موجود ہوں اور وہ دونوں بھی ایک دوسرے سے اتنے دور ہوں؟ یہ بات کافی حیران کرنے والی تھی۔
कोई बेटा अपनी माँ के साथ इतनी बेरुखी से कैसे पेश आ सकता है, और वो भी इन जैसा इंसान जिसके अंदर इंसानियत मौजूद हो, और जो इंसान नरम दिल रखता हो, उसे दूसरों की तकलीफ पर भी दुख हो, वो कैसे अपनी ही माँ को इस तरह नजरअंदाज कर सकता था। सारी चीजें देखने के बाद भी मैंने अपने शोहर से कोई बात ना की थी। मुझे डर था कि कहीं उसे कोई बात बुरी ना लग जाए, वो मुझसे नाराज ना हो जाए, जबकि मैं उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती थी। उसके मुझ पर और मेरे घर वालों पर बहुत एहसानात थे। ऐसे में मैं किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करती थी और अपने काम से काम रखती थी। वैसे भी ये उसका और उसकी माँ का मामला था। मैंने यही सोचा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ मौका देखकर उससे बात करूंगी। आखिर इस सब के पीछे वजह क्या थी? लेकिन दिन ब दिन मेरी सास मुझे कुछ नया कह देती, कुछ ऐसा जिससे मैं परेशान हो जाती। उनकी बातों के साथ साथ मेरी बहुत सारी कीमती चीजें भी मेरे कमरे से गायब होने लगी थी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद इस घर में वाकई में कोई चीज मौजूद है। शायद इसी वजह से मेरी सास मुझे ये कहती हैं कि मैं इस घर से भाग जाऊं। पहले तो सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशानी होती थी, लेकिन अब मुझे खौफ महसूस होने लगा था कि क्या इस घर में वाकई कोई साया वगैरह था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि मेरी चीजें मेरे कमरे से गायब हो जाती, जबकि उस कमरे की सफाई मैं खुद करती थी और कोई मुलाजिम मेरे कमरे में बिना इजाजत दाखिल नहीं होता था। वैसे भी मुलाजिम इतनी बड़ी हरकत नहीं कर सकते थे, क्योंकि गुम होने वाली चीजें कोई आम ना थीं। एक दो चीजें गुम होने पर तो मैंने कुछ ना किया था, लेकिन जब यह सिलसिला ना रुका तो मैंने घर के सारे मुलाजिमीन को इकट्ठा करके पूछा था, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था। मेरी सास मेरे शोहर के दफ्तर जाने के फौरन बाद अपने कमरे से निकलती और मुझे यही कहती कि अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो इस घर से फौरन चली जाओ, वो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो ये भी कहती कि यहाँ रहकर तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगी, इस घर से जल्द ही जान छुड़वा कर भाग जाओ। कुछ दिनों से तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जबकि ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगी हैं, ऐसे में उनका कोई न कोई हल तलाश करना जरूरी हो गया था। मैं अपनी परेशानी खत्म करना चाहती थी, और ये एक ही तरीके से हो सकती थी कि मैं अपने शोहर से बात करूं, इस बात की हकीकत को जान सकूं, जबकि मेरी सास से पूछने पर वो मुझे कुछ नहीं बताती थी। मैंने अपने शोहर से बात करने का फैसला किया था और उसके आने का इंतजार करने लगी। उनके आते ही मैंने मौका देखकर ये बात उनसे की थी, सारी बात उनको बता दी कि किस तरह कुछ दिनों से उनकी माँ की बातें मुझे परेशान कर रही थी। इसके पीछे क्या वजह थी मैं जानना चाहती थी। अगर कोई वजह थी तो वो मुझे साफ साफ बता दें, जबकि उनका कहना होता कि ऐसा कुछ नहीं है और इस वक्त मैं थका हुआ हूँ। उसने मजीद इस बारे में मुझसे कोई बात ना की और सोने के लिए लेट गया। अगले दिन सुबह जब मैं उठी, मेरी सास पूरे घर में कहीं मौजूद ना थी। जब मैंने अपने शोहर से इस बारे में पूछा तो उसका कहना था कि वो अपनी बहन के घर चली गई हैं और कुछ दिन वहीं रहेंगी। मैं इस बात पर हैरान थी कि वो इस तरह अचानक कैसे अपनी किसी बहन के घर चली गईं। आज से पहले तो वो कभी कहीं नहीं जाती थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, कुछ था जो इस घर में ठीक नहीं था और जो मुझे मालूम नहीं था। मुझे दाल में कुछ काला लगा। मैं अपने शोहर के जाने का इंतजार करने लगी। उसके घर से जाते ही मैं अपनी सास के कमरे में गई और जाकर उनके कमरे की तलाशी ली, लेकिन जैसे ही बेड की चादर हटाई तो मेरी जान निकल गई कि नीचे से मेरा वही हीरो वाला सेट निकला था जो शादी के मौके पर मेरे शोहर ने मुझे दिया था और शादी के 2 दिन बाद ही मेरे कमरे से गायब हो गया था। मुझे मालूम ना था। मैं इस बात पर हैरान थी कि ये मेरी सास के कमरे में कैसे आया। सेट उनके बेड के नीचे क्या कर रहा था? तो क्या ये उन्होंने चुराया था? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी, जबकि वो खुद इस घर की मालकिन हैं। मुझसे ज्यादा तो उनका इस घर पर हक था। वो तो इतने सालों से इस घर में रह रही थी। उनके पास इस तरह के बहुत सारे सेट मौजूद होंगे। उन्हें क्या जरूरत थी कि वो मेरा सेट चोरी करती? या हो सकता था कि शायद किसी मुलाजिम ने ये हरकत की हो, लेकिन अगर किसी मुलाजिम ने हरकत की भी थी तो वो उसे फौरन चोरी करके अपने साथ ले जाता। उसने इस कमरे में क्यों रखा था? मैंने उस सेट को वहां से उठाया और पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी। वहां से मुझे और बहुत सारी चीजें मिली। उनमें सारी ही मेरी चीजें थी जो शादी के बाद गुम हो गई थी।
मैं तो ये समझ रही थी कि वो सारी चीजें शायद इस वजह से गुम हो रही हैं कि इस घर में कोई साया है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये सारी चीजें मेरी सास के कमरे में मौजूद थीं। तो क्या चोर मेरी सास थी जो चोरी करके सारा सामान यहाँ रखती थी? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी, ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। और अचानक सुबह सुबह वो कहाँ चली गई थी, ये दो बातें मुझे मुसलसल परेशान किए जा रही थी। घर की मुलाजमा से पूछने पर मुझे ये मालूम हुआ था कि बड़ी बेगम साहिबा सुबह ही सुबह घर से चली गई हैं। कहाँ गई हैं और क्यों गई हैं, ये किसी को मालूम नहीं था। मेरे शोहर का ये कहना था कि अपनी बहन के घर गई हैं, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं दफ्तर में काम करती थी। उस वक्त मेरी उनसे शादी नहीं हुई थी और ना ही ऐसा कोई इरादा था। उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी कोई भी खाला नहीं है। तो फिर अचानक से उनकी माँ की बहन कहाँ से आ गई थी? क्या वो मुझसे झूठ बोल रहे थे? क्या माँ ठीक कह रही थी कि मैं इस घर से भाग जाऊं? क्या वाकई इस घर में कोई गड़बड़ थी और इसी वजह से मेरे शोहर ने मेरी सास को इस घर से भेज दिया था ताकि वो मुझे सच ना बता दे? वो सारी चीजें मैं अपने कमरे में ले आई थी। जो भी था, मैं इस बारे में खुलकर अपने शोहर से बात करना चाहती थी। वो सारी हकीकत जानना चाहती थी कि आखिर उनके और उनकी माँ के बीच ऐसा क्या था जो मुझे पता नहीं था। इस घर में क्या हो रहा था? पहले जब मेरी कोई भी चीज गुम होती तो मेरे शोहर हमेशा यही कहते कि वो मुझे नई ला देंगे, मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ गई। जबकि वो सारी चीजें मुझे अपने सास के कमरे से मिली थी। मैं इन सब चीजों को उठाकर अपने कमरे में ले आई थी ताकि मैं अपने शोहर को दिखा सकूं और उनसे पूछ सकूं कि उनकी माँ ने ऐसा क्यों किया था। क्या वो इस शादी से खुश नहीं थी या कोई और वजह थी? जो भी था, आज सच सामने आने वाला था। मैं सच जाने बगैर इस घर में नहीं रहना चाहती थी। मेरी सारी मजबूरियां एक तरफ, लेकिन इतनी बड़ी बात एक तरफ थी। ये कोई आम बात नहीं थी जिसे मैं मामूली समझकर नजरअंदाज कर देती। अगर कोई मुलाजिम इस किस्म की हरकत करता तो समझ में आता था, लेकिन घर की मालकिन ऐसा क्यों कर रही थी? जरूर इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह थी। मेरा शोहर सब कुछ अच्छी तरह से जानता था, लेकिन शायद मुझे बताना नहीं चाहता था। इन सब चीजों से दूर रखना चाहता था। जबकि जब हम किसी इंसान को सच्चाई से दूर रखने की कोशिश करते हैं, वो इंसान उसका उतना ही पीछा करता है और एक दिन सारी हकीकत जानकर ही दम लेता है। मैं कभी भी बुज़दिल नहीं थी। मैंने हमेशा बहादुरी से हालात का मुकाबला किया था, कभी भी डरकर पीछे नहीं हटी थी और आज भी उससे पीछे नहीं हट सकती थी। अगर इस राज को जानने की कीमत मुझे ये अदा करनी पड़ी कि मुझे ये घर छोड़ना पड़ता, तो मैं ये भी अदा करने को तैयार थी। मैं जानती थी कि मुझे अपने शोहर की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि एक तो उसने मुझे अपने घर में पनाह दी थी, मुझे इज्जत दी थी, मान दिया था, और दूसरा उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था कि वो मेरे घर वालों का भी बहुत ख्याल रखता था। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी बात छुपाकर खामोशी से नहीं रह सकती थी। मुझे अपने शोहर के आने का इंतजार था। उसके आते ही मैंने वो सारी चीजें उसके आगे रखी। उससे पूछने लगी थी कि ये सब क्या था। वो सारी चीजें देखकर खामोश हो गया। मैंने यही कहा था कि वो इस बारे में पहले से जानता था कि ये सब कुछ उसकी माँ का किया कराया है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया उसकी माँ ऐसा क्यों करती थी। उसने मुझसे ये सच क्यों छुपाया कि मेरी जो भी कीमती चीज गायब होती थी उसके पीछे उसकी अपनी माँ थी, जबकि उन्हें इस चीज की क्या जरूरत पेश आती थी। वो घर की मालकिन थी, उसके पास तो इससे ज्यादा महंगी चीजें मौजूद होंगी, तो फिर इन मामूली सी चीजों की क्या जरूरत थी। और वैसे भी मेरे शोहर ने मुझसे इतना झूठ बोला था। उसकी माँ अपनी बहन के घर गई थी, जबकि उसकी तो कोई खाला थी ही नहीं। मेरे शोहर का कहना था कि वो ये सब कुछ मुझे कभी नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब ये सच्चाई बताना बहुत जरूरी हो गया है। अब उसने मुझे पूरा सच बताया था कि वो औरत जो इस घर में मौजूद थी वो उसकी माँ नहीं थी, बल्कि वो उनके बाबा की दूसरी बीवी थी। उनकी असली माँ तो बहुत पहले ही इंतकाल कर गई थी, जबकि वो औरत उनके अब्बा के दफ्तर में काम करती थी और उनकी एक मामूली सी सेक्रेटरी थी, जिसने दौलत की खातिर लालच में आकर उनके अब्बा से शादी की थी। उनके अब्बा के मुकाबले में वो उम्र में छोटी थी। उनके बाबा जो कि एक बेटे के बाप थे, ऐसे में वो औरत कम उम्र होने के साथ साथ जवान भी थी और इसी वजह से उसने उनके अब्बा को यानी कि अपने मालिक को अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया
और शादी पर रजामंद कर लिया, जबकि मेरे ससुर को भी लगता था कि इस घर को एक औरत की जरूरत है और उस 10 साल के बच्चे को एक माँ की जरूरत है। मेरा शोहर उस वक्त 10 साल का था जब उसके अब्बा ने दूसरी शादी की थी और उस औरत को घर लेकर आए थे। उसे इस औरत से कोई जाती मसला हरगिज नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी असलियत खुल गई थी और वो बहुत ही चालाक औरत होने के साथ साथ धोखेबाज भी थी। उसने सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी। मेरे ससुर को तो वो किसी भी खातिर में नहीं लाती थी। उनके सामने उनकी तारीफें करती और फिर बाद में अपनी दोस्तों में बैठकर उनकी बुराइयां करती, उनको बूढ़ा कहती और साथ ही साथ ये भी कहती कि मैं कहाँ इस बूढ़े से शादी करके फंस गई हूँ। मेरा शोहर उस वक्त 10 साल का था और छोटा था, लेकिन सब समझता था। उसे वो औरत बुरी लगने लगी थी जो उसके बाप के बारे में ऐसा सोचती थी, उसी के पैसों से ऐश करती थी और उसी को बुरा भला कहती थी। मेरे शोहर अपने बाबा के सबसे करीब थे। ऐसे में दौलत हासिल करने के लिए जरूरी था कि पहले उनको उनके बाप से दूर किया जाता और उस औरत ने ऐसा ही किया था। दोनों बाप बेटे को एक दूसरे से दूर कर दिया था और पूरे घर पर खुद हुक्मरानी करती थी। वो उस घर से कीमती चीजें चुरा कर ले जाया करती थी अपनी बहन के घर और मेरे ससुर को कहती कि उनके बेटे ने चोरी करके अपने दोस्तों को देती हैं। ऐसे में मेरे शोहर के दिल में उसके लिए नफरत और बढ़ गई थी और वो उसे सख्त नापसंद करने लगे थे। मेरे ससुर की गैर मौजूदगी में वो सारा दिन बाहर घूमती और सारे काम अपनी मर्जी से करती थी। मेरे ससुर ने भी उसे इख्तियार दे रखा था कि वो जो चाहे कर सकती है। मेरे शोहर के कहने के मुताबिक उस औरत ने उन पर बहुत जुल्म ढाए थे, उनसे उनके बाप को दूर कर दिया था। उनके हिस्से में किसी की मोहब्बत नहीं थी। वक्त का काम है गुजरना और उसके साथ बहुत कुछ बदल जाता है। बहुत से लोग जो एक वक्त में किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते, अगले ही वक्त में हो सकता है कि सारे इख्तियारात उनके पास मौजूद हों। ऐसे ही कुछ उनके घर में भी हुआ था। कल तक जो इख्तियारात उस औरत के पास थे वो आज मेरे शोहर के पास थे। अपने बाप की मौत के बाद सारा बिजनेस मेरे शोहर ने संभाल लिया था और उस घर में भी अब उसी की हुक्मरानी चलती थी। जबकि उस औरत को जब इस बात का अंदाजा हुआ था उसकी हुकूमत खत्म होने वाली है, तो उसने अपनी चालाकियां फौरन ही बंद कर दी थी और मेरे शोहर के हुक्म के मुताबिक इस घर में रहने लगी थी। उनका कहना था कि उन्होंने यहाँ उसे इस घर में सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत रखा हुआ था कि वो उसके अब्बा की बीवी थी। उसे उसके कमरे में जगह मिल गई थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी उस औरत ने ठान ली थी कि मुझे इस घर से निकाल देगी। इसीलिए वो मुझे भाग जाने का कहती थी कि कहीं इस घर में रहकर मैं अपनी जगह ना बना लूं, इस घर की मालकिन न बन जाऊं। मेरा शोहर जो के काम की वजह से सारा दिन घर से बाहर रहता था, ऐसे में पूरे घर में उसकी मर्जी चल सकती थी। इसलिए वो ये सब कह रही थी कि मेरे और मेरे शोहर के दरमियान दीवार खड़ी करना चाहती थी। वो मुझे डराकर इस घर से निकालना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं ये समझूं कि इस घर में कोई साया है और इस घर को छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन मैंने अपना घर नहीं छोड़ा था। पूछने पर सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई थी। यही वजह थी कि मेरा शोहर उनको अहमियत नहीं देता था और ना ही उनके साथ ज्यादा बात करता था। उनके लिए काफी था कि उसे इस घर में रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी हरकतें ठीक नहीं की थी और मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की थी। जबकि मेरे शोहर का कहना था कि वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसने सारी जिंदगी जो उनके बाप के साथ किया था वही सब कुछ वो मेरे साथ करती, इसलिए उन्होंने उसे इस घर से भेज दिया था। वो अपनी बहन के पास चली गई थी, अब हमेशा वहीं रहने वाली थी। इस घर में उनकी कोई जगह नहीं थी। मेरे शोहर का कहना था कि ये घर पूरा मेरा है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, जिस तरह चाहे इस घर में रह सकती हूँ और कोई भी मेरी चीज इधर से उधर नहीं करेगा। हर चीज पर मेरा हक है। मैंने कभी भी ये नहीं चाहा था कि उस औरत को घर से निकाला जाता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ हकीकत जानना चाहती थी। मेरे अब्बा बिल्कुल ठीक हो गए थे और अपने पैरों पर खड़े हुए थे। उन्होंने अपना काम दोबारा से संभाल लिया था। अम्मी और भाई की जिम्मेदारियां उन्होंने खुद संभाली थी, जबकि वो मेरे शोहर से किसी किस्म की कोई मदद नहीं लेते थे। उनका कहना था कि पहले उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, उनका बहुत एहसान है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया था। मेरे शोहर वाकई में ही एक नरम दिल इंसान थे, वाकई में मुझसे मोहब्बत करते थे।
ان کا کہنا تھا کہ میں انہیں اس وقت سے اچھی لگی تھی جب میں پہلی بار ان کے آفس میں کام کرنے آئی تھی، لیکن اس وقت شادی کی بات کرنا انہیں غیر مناسب لگا تھا، اور پھر معلوم ہوا تھا کہ میری شادی طے ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے وہ خاموش رہے تھے، لیکن جب ان کو اس بات کا علم ہوا تھا کہ میری شادی ٹوٹ گئی ہے، مجھے مدد کی ضرورت تھی، تو انہوں نے پیچھے ہٹنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میرے شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ میرے محسن بھی ہیں، میں ان کی دل سے عزت کرتی ہوں۔ ضروری نہیں کہ ہر بار ہمیں دھوکہ ملے، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہر بار کوئی امیر انسان کسی غریب سے نفرت کرے یا اس کا استعمال کرے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ احساس محبت اور انسانی ہمدردی میں بھی کسی کو اپنا لیتے ہیں۔ کون اچھا ہے کون برا، اس بات کا تعلق پیسے سے ہرگز نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ امیر ہونے کے بعد بھی بہت اچھے اور نیک ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ غریب ہونے کے بعد بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ انسانوں کو پیسے کی بجائے ان کو اندر سے پہچاننا شروع کریں، پھر ہی ہم اپنی زندگی میں کسی بہترین انسان کا انتخاب کر پائیں گے۔